सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उस उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पॉपुलेशन ओबीसी की। इस वक्त हमारे साथ ओबीसी के सबसे बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम खुद मौजूद हैं, जो कि चुनावी रैली में जा रहे हैं और उनके साथ हम भी उस चुनावी सभा को कवर करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर केशव जी, 400 पार का नारा शुरू में बहुत जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब पिछली कुछ रैलियों में हम देख रहे हैं कि वो नारा नहीं सुनाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि अति उत्साह? 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। ये तो हर सभा में मैं भी नारा लगवाता हूं और हमारे सभी वरिष्ठ नेता नारा लगवाते हैं। और ये नारा नहीं, यह लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता भी पूरी तरीके से, जैसे भाजपा का कार्यकर्ता काम कर रहा है उससे तेज गरीब काम कर रहा है, किसान काम कर रहा है, महिलाएं काम कर रही हैं, युवा कार्य कर रहा है कि कमल खिले, मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस 400 पार के नारे में यूपी का क्या रोल होगा? कितनी सीटें यूपी में देख रहे हैं? केवल हम लोग 80 सीटें जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ 80 ही है। केवल 80? केवल 80। आपकी भविष्यवाणी पिछली बार भी थी जो सही साबित हुई है। हाँ, निश्चित तौर से इस बार भी सही साबित होगी और 80 के 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के पहले शोर था कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। सवाल पूछा गया कांग्रेस से कि क्यों नहीं कोई लड़ा, क्यों नहीं राहुल गांधी लड़े, क्यों नहीं प्रियंका गांधी लड़े। कांग्रेस का कहना है कि वो लेवल नहीं स्मृति ईरानी का कि जो हम वहाँ से चुनाव उनके खिलाफ लड़ें, और हमारा एक सामान्य सा कार्यकर्ता वहाँ से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। अच्छा, ये बताइए, वो भारत सरकार की लगातार मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता हैं। 2019 में उन्हीं से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के और श्री राहुल गांधी जी हार करके गए 19 में। तो किनसे हारे थे? स्मृति ईरानी जी से हारे थे। अब 2024 में किनसे हारेंगे? तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह से हारेंगे। तो यहाँ लड़ते तो भी हारते और यहाँ लड़ेंगे रायबरेली में तो भी हारेंगे। इस बार अमेठी, रायबरेली, कन्नौज और मैनपुरी, ये चारों सीटें बड़े अंतर से भाजपा जीते, इसके लिए भी हम लोगों ने रणनीति बनाई। अच्छा, एक बड़ा सवाल आज ही खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाई है भारतीय जनता पार्टी पे कि हताश है, निराश है, और इसी वजह से आपने भी खबर भी सुनी होगी कि अमेठी में जो केएल शर्मा प्रत्याशी हैं उनके गाड़ियों पे हमला हुआ है, उनके लोगों पर हमला किया है, और ये आरोप भाजपा के लोग कार्यकर्ताओं पर है। देखिए, कांग्रेस अमेठी में अपनी पार्टी की जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों वाली पार्टी से समझौता कांग्रेस ने किया है। अब जो गुंडे उनके यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, उन लोगों ने ऐसा काम किया होगा। भाजपा इस प्रकार के कार्य पर भरोसा नहीं करती। भाजपा जनता की सेवा पर भरोसा करती है, पार्टी के संगठन पर भरोसा करती है, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों पर भरोसा करती है। उसी के बल पर चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। कांग्रेस तीसरी बार देश का चुनाव हारने जा रही है। अखिलेश यादव की रोड शो के दौरान महाराणा प्रताप की मूर्ति पर मैनपुरी में अभद्रता की गई, उस पर जो लोग थे उस पर चढ़े। पुलिस ने एफआईआर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज की है। 100 कार्यकर्ता दर्ज। कहा यह जा रहा है जो सपा की ओर से कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जन्म से लेकर के आज तक का भी अगर आप हिसाब लगावें तो राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण किसने किया? तो समाजवादी पार्टी ने किया। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री कौन है? किसी से पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि समाजवादी पार्टी है। जब सपा की यूपी में सरकार थी तो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये हालात उत्तर प्रदेश के थे। अब राष्ट्र के महानायकों का, महापुरुषों का अपमान करने का या जो घृणित और घिनौना कुकृत्य किया है समाजवादियों ने, वो समाजवादी पार्टी नहीं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे। नाम समाजवादी पार्टी है लेकिन कार्य सब पापवादी करते हैं। महापुरुषों का अपमान करना, इसकी सजा मैनपुरी की जनता मैनपुरी में देगी और उत्तर प्रदेश की जनता सभी 80 लोकसभा सीटों में सपा को सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, जो महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ हुआ, अभद्रता की गई, इसका एक बड़ा मैसेज भी जा रहा है। तमाम जो हिंदू हैं वो इसको लेके काफी नाराजगी। क्या इसका फर्क असर पड़ेगा? महाराणा प्रताप जी के बारे में हम लोग बचपन से एक पहेली सुनते रहे कि देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग के उसने, स्वाभिमान की ज्योति जलाई,
ऐसे महाराणा प्रताप जी के बारे में जिनके लिए ये पंक्तियां लिखी गई, कही गई, पहेली बनाई गई, उनके प्रति इस प्रकार के अनादर को ये कोई एक जाति की सीमा में नहीं है। हर देशभक्त समाजवादी पार्टी के इस कुकृत्य की निंदा करता है और इसके खिलाफ सपा को सबक सिखाने के लिए एकदम संकल्पित बैठा हुआ है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने एक तरह से उठा लिया है। केवल अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में वोट पड़ना है, वोट पड़ने के बाद उनको इसका हिसाब पता चल जाएगा कि यह कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है, करवाई है। जो उनका वास्तविक चरित्र है वो उजागर हो गया। केशव जी, आप जमीनी कार्यकर्ता रहे, भाजपा में जब से आप हैं तब से आप भाजपा के ही राजनीति किए हैं। हर बार आपने कई चुनाव भी लड़े हैं, चुनावी रैलियां भी अटेंड की। हर बार जो चुनावी मुद्दा रहा है वो रहा है राम मंदिर, रहा है 370 रहा है। तो इन सब जो चुनावी मुद्दे थे आप लोग के, उसको तो आप लोगों ने पूरा कर दिया। राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, सब कुछ। इस बार क्या चुनावी मुद्दा है? ये चुनावी मुद्दे नहीं थे, ये वैचारिक मुद्दे थे। अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर, भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में थी और वह कार्य पूरा हुआ। उस पर हमें गर्व है, एक राम भक्त के नाते, एक कार्यसेवक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते। और ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये मुमकिन भी हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, ये हमारे जनसंघ के जो संस्थापकों में से थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने नारा लगाया था एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेगा, और अपना बलिदान दिया था। और भाजपा ने देश से वादा किया था कि जब हम बहुमत में होंगे तब 370 को समाप्त करेंगे। वह वादा भी पूरा करने का काम किया। सामान्य नागरिक संहिता इस देश के अंदर, एक देश एक कानून सबके लिए होना चाहिए, वह तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद होगा। ये संकल्प पत्र में वादा किया गया है। ये हमारे वैचारिक मुद्दे हैं। बाकी इस देश को दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाना, हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बने, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हैं। एक देश लोकसभा और विधानसभा का 5 वर्ष में एक बार चुनाव एक साथ हो जाए, इसके हमारी सरकार पक्षधर है। गरीब भूखा पेट न सोवे, आगे 5 साल तक उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता रहेगा। कोई बीमार है तो उसकी दवाई की गारंटी है, कोई काम करने की क्षमता रखता है तो उसके कमाई की गारंटी है, हमारे जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई की गारंटी है। माने मोदी जी महिला सशक्तिकरण की गारंटी है, बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था जो राज्य के अंदर हमारी सरकारें हैं उनकी गारंटी है, और राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी है। तो यह सब मुद्दे हमारे पास जो हमने उपलब्धियां अर्जित किया है, इसीलिए सामने मैदान में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको टिकट दे रहे हैं वो वापस कर रहे हैं, जो टिकट पा जा रहे हैं वह टिकट पाने के बाद प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। तो इतना बुरा हाल मैं कहूं अगर कि सपा बसपा कांग्रेस का इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम की सुनामी है, भाजपा की सुनामी है, भाजपा गठबंधन की सुनामी है। इतने मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, फिर इन सब के बीच सरिया कानून, मंगलसूत्र, ये कहाँ से चले आए? ये तो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां अगर ऐसा कृत्य करेंगी तो हम अगर चुनाव के मैदान में हैं तो उनके काले कारनामों को उजागर नहीं करेंगे। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दिया जाएगा और वह केवल वोट बैंक खड़ा करने के लिए कर्नाटक मॉडल पूरे देश में लागू करने का छुपा हुआ जो एजेंडा है उसको उजागर करना हमारा दायित्व है। अगर सैम पित्रोदा जी जो श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उनके सलाहकार थे, अगर वह अमेरिका के कानून के तर्ज पर विरासत का कर लगाने का उन्होंने फार्मूला कि भारत में भी लागू किया जाएगा या बात कहा है तो हम उसको उजागर नहीं करेंगे। हम लोगों को लूट जाने देंगे। संपत्ति का सर्वे कराने का, उसमें कोई इन्होंने ये तो कहा नहीं कि इनका कराएंगे इनका नहीं कराएंगे। संपत्ति का सर्वे करेंगे तो क्या होगा? किसी के पास जमीन होता है, किसी के पास बैंक बैलेंस होता है, गरीब से गरीब आदमी के पास कुछ अपने जेवरात होते हैं जिसमें सबसे पवित्र विशेष तौर से मातृशक्ति मंगलसूत्र को मानती है। तो वह सारे विषय उजागर करना और वह सच देश को बताना, प्रदेश को बताना, जनता को बताना, यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और उसके साथी दल इंडी गठबंधन के लोग कितने घृणित सोच के साथ, कितने
मतलब भारत विरोधी घोषणा पत्र के साथ, गरीब विरोधी घोषणा पत्र के साथ, किसान विरोधी घोषणा पत्र के साथ, पिछड़ा दलित और ओबीसी विरोधी घोषणा पत्र के साथ चुनाव के मैदान में आए हैं। ये बात बताना हमारी जिम्मेदारी थी, उसको हम बता रहे हैं। अच्छा, पहले जो चुनाव होते थे उसमें आप देखे होंगे, आप भी जाते होंगे कि लोग वादे करते थे, उनके मैनिफेस्टो जारी होते थे, तमाम वादे रोजगार की बात होती थी। अब जो लीडर हैं वो देखिए वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, हथियार जिहाद की बात कर रहे हैं। देखिए, जिहादी मानसिकता का अंत 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अकेले दम पर, हमें एनडीए के साथ हम सरकार बनाए, लेकिन हमें भाजपा को अकेले बहुमत प्राप्त था, 283 सांसद जीते थे। उसके बाद से ही जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले थे, उनके राजनीति के अंत की शुरुआत हो गई थी। आज कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी विपक्षियों का राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य दोनों खतरे में पड़ गया है। अब वह पहले केवल रोजा अवतार की पार्टियां करते थे, पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, हथियार जिहाद, और इस बार तो वोट जिहाद का एक नया नाम लेकर के आगे आए हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अब इस देश के अंदर कुछ भी चलेगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का विषय चलेगा, किसानों को सक्षम बनाने का विषय चलेगा, नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का विषय चलेगा, महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय चलेगा। साथ ही अब इस प्रकार के जिहाद नहीं, बल्कि अगर इस देश में जो बड़ा होने वाला है, दुनिया की जो जरूरत है, उसके निर्माण का हब अगर कोई बनेगा दुनिया में, तो वो भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा, सुरक्षित भारत बनेगा, विश्व में नंबर 1 के स्थान पर आने वाला भारत बनेगा। इस बीच चन्नी कह रहे हैं कि पुंछ में जो सेना पे हमला हुआ वो तो एक स्टंट था। आप सुरक्षित भारत की बात कर रहे हैं, सेना पर हमला हो रहा है, चन्नी आरोप लगा रहे हैं कि एकमात्र स्टंट था। उनको शर्म आनी चाहिए। अभी आप इस तरह की घटिया बयान दे करके उस पर आप सवाल कर रहे हैं, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। देश की सेना के संबंध में अगर कोई भी सवाल उठाता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वर्तमान में किसी पद पर हो या पहले कभी रहा हो, सेना पर सवाल यह देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सेना पर जो हमले करना या नागरिकों पर आतंकवादी हमले करना या होना, ये कांग्रेस की सरकारों के समय का इतिहास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए, एक उरी का, एक पुलवामा का। उरी के हमले, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके, और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब एयर स्ट्राइक करके और पाकिस्तान में घर में घुस करके मारा। हमारे कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराए थे, और वह भी वहां पाकिस्तान में गिर गए। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश पाकिस्तान को सुना दिया कि अगर मेरा अभिनंदन सकुशल वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान का नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका अंदाजा लगा लीजिएगा। और धन्य है, मैं मोदी जी को कहता हूं कि उन्होंने सुरक्षित कैप्टन अभिनंदन को वापस लाने का काम किया। अभी कतर में 8 पूर्व नौ सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई, उनको फांसी से बचा करके भारत वापस लाने का काम किया। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध के बीच में से हजारों की संख्या में भारतीयों को सुरक्षित ले करके आने का काम किया। G20 की इतनी शानदार समिट किया, पूरी दुनिया मेरे मोदी जी और भारत के पीछे पीछे चली, यह देख करके हर भारतवासी की छाती चौड़ी हुई। तो आज ये सुरक्षित भारत भी है, सशक्त भारत भी है, और दुनिया को नेतृत्व देने वाला भी भारत है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक फायर ब्रांड नेता है। निश्चित तौर से पाकिस्तान के लिए वो फायर ब्रांड नेता होंगे। पाकिस्तान के लिए राहुल गांधी जी के पुरखों ने पाकिस्तान को एक हिस्सा कश्मीर का दे दिया। कुर्सी के लिए भारत के विभाजन का दंश जो आज भी एक घाव की तरह भारत माँ के अंग को भंग करने का अपराध किया है, वो हम लोगों को कचोटता है। तो पाकिस्तान बनाने का काम किया, और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम लीग पार्टी की तरह बन करके नया अपना जो स्वरूप खड़ा किया है। तो उनके स्टार प्रचारक पाकिस्तान के लोग ही होंगे, भारत में उनके पास इस तरह की स्टार प्रचारक नहीं मिल सकते। अच्छा, किसी फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, सेकेंड फेज हो गया, थर्ड फेज थोड़ा टफ माना जा रहा है क्योंकि यादव लैंड पर वोटिंग है थर्ड फेज में। देखिए, अब हमारे साथ हमारा सबका साथ सबका विकास,
मैं कहता हूँ 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। अब डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनने के बाद, नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री हरियाणा बनने के बाद, भजन लाल शर्मा जी के मुख्यमंत्री राजस्थान बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है, तो कोई जाति फैक्टर अगर यादव लैंड या कोई लैंड, ये मुझे लगता है कि अब कोई इसका मतलब नहीं रह गया। किशोर जी, इस बार आप लोग को बहुत मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सलमान खुर्शीद हो चाहे दिग्विजय सिंह, इस टाइप के जो नेता हैं जो बहुत बोला करते थे, साइलेंट मोड में है, क्यों? अब बोलती बंद कर दिया है जनता ने। लोगों को मोदी जी पर भरोसा है, मोदी जी पर विश्वास है। 2024 जनता मोदी जी के नाम कर चुकी है और 4 जून को 400 पार का जो लक्ष्य है, हम लोग उसको पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। तो बोलती बंद हो जाती, जनता बोलती बंद करने वाली होती है। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे और प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।